तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है। आज हम इस मियोसिस सेल डिवीज़न को पूरा कंप्लीट करने वाले, पूरा समझने वाले कि मियोसिस सेल डिवीज़न कैसे होता है। और थोड़ा मियोसिस सेल डिवीज़न थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आज हम उसको एकदम डिटेल में समझने वाले मियोसिस सेल डिवीज़न को। तो पहले थोड़ा रिकैप कर लेते जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था माइटोसिस सेल डिवीज़न को। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में दो स्टेप होते हैं, पहला है कार्योकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या, न्यूक्लियस डिवीजन। जो सेल होता है, सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन सेल का न्यूक्लियस डिवीजन किसकी मदद से होता है, तो कार्योकाइनेसिस की मदद से होता है। और साइटोकाइनेसिस की मदद से साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। कार्योकाइनेसिस के अंदर और 4 स्टेप थे। पहला था प्रोफेज, फिर था मेटाफेज, फिर था एनाफेज, फिर था टेलोफेज। फिर हमने चारों स्टेप एकदम डिटेल में समझे थे। तो प्लीज़ इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया, वहाँ से जाकर देख लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे रिलेटेड आपके स्टडी के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है एकदम डिटेल में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कर लिया है चैनल को सब्सक्राइब तो थैंक यू। और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो चलो अब हम देखते हैं मियोसिस सेल डिवीज़न का। तो अगर मैं आपको बताऊं, मियोसिस सेल डिवीज़न जो है वो रिडक्शनल सेल डिवीज़न होता है। रिडक्शनल सेल डिवीज़न मतलब क्या, कि देखो माइटोसिस सेल डिवीज़न में क्या होता है, मतलब माइटोसिस सेल डिवीज़न में होता है कि एक सेल है, उससे दो सेल्स बनते हैं। दो सेल्स बनते हैं, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में ऐसा होता है, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक सेल से, मतलब ये एक सेल है, इससे 4 सेल्स बनते हैं। मतलब पहले 2 सेल्स बनते हैं और फिर वापस से इसका और डिवाइड होता है और इससे 4 बन जाते हैं। ऐसा मतलब मियोसिस में ऐसा होता है। और इतना जो फेज़ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसको मियोसिस 1 बोलते हैं, ये वाला। और ये जो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसको बोलते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 में जो मतलब बाकी का जो यहाँ वापस से इसका डिवीज़न होता है और इससे 4 सेल्स मिलते हैं। मियोसिस सेल डिवीज़न में ऐसा होता है। तो अभी हम लोग पहले इसका चार्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को, दोनों को डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो मियोसिस 1 में जो पहला स्टेज है उसको बोलते हैं प्रोफेज़ 1। प्रोफेज़ 1 में क्या होता है, तो वो सब हम अभी देखेंगे। रुको, पहले हम लोग ये सब देख लेते हैं कि मियोसिस 1 है, उसमें जो प्रोफेज़ है उसमें थोड़ा क्रॉसिंग ओवर होता है और उसमें थोड़ा डीएनए एक्सचेंज थोड़ा होता है। इसलिए जो मियोसिस 1 है थोड़ा वो लंबा प्रोसेस होता है। और जो प्रोफेज़ 1 है वो एक बार सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो वो सबसे लंबा प्रोसेस होता है, प्रोफेज़ 1। और फिर जो अगला स्टेज है वो है मेटाफेज़ 1, फिर है एनाफेज 1 और फिर है टेलोफेज 1। और ये जो तीनों है ये थोड़ा ये इसकी जैसा ही, ये तीनों के जैसा ही है। और लेकिन ये जो प्रोफेज 1 है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो थोड़ा अलग रहता है। फिर आता है मियोसिस 2। और मियोसिस 1 में ही एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, समझे, एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं। अभी डिटेल में हम देखने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लो। फिर मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में भी 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रोफेज 2, दूसरा होता है मेटाफेज 2, तीसरा होता है एनाफेज 2 और चौथा होता है टेलोफेज 2। और इसमें जो ये चारों स्टेप है, ये चारों के जैसे सिमिलर रहते हैं, मतलब एकदम सेम टू सेम, एकदम उसकी जैसे। और ये चारों ये मियोसिस 2 का काम क्या रहता है, तो मियोसिस 2 का काम रहता है ये जो सेल्स दो बने हैं इनको डिवाइड करने का। मतलब ये और इनका डिवाइडेशन होगा और इससे 4 सेल्स बन जाते हैं। मतलब इसे एक सेल से हमें 4 सेल्स मिलते हैं मियोसिस से, लेकिन माइटोसिस से हमें 1 से 2 ही मिलते हैं। और ये जो माइटोसिस रहता है वो अपने बॉडीज़ के सेल में रहता है, और ये जो मियोसिस है वो जर्म सेल में होता है। मतलब अपना जो बॉडी का जो जर्म सेल रहता है, मतलब जैसे जर्म सेल मतलब के गैमेट्स हो गए, वो जो स्पर्म हो गया और ओवुम होता है ना, ओवुम और स्पर्म, वो जब मायोसिस सेल डिवीजन के मदद से ही फॉर्मेशन उनका होता है, स्पर्म और ओवम का। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब बनता है जायकोड। और जायकोड से एक पूरा चाइल्ड बनता है और चाइल्ड से पूरी बॉडी बन जाती है ना उसकी। तो इसलिए मियोसिस सेल डिवीजन को थोड़ा स्पेशल टाइप का भी सेल डिवीजन बोलते हैं। क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि स्किन सेल है तो स्किन बनाएगा, लीवर सेल है तो लीवर का ही सेल बनाएगा। लेकिन मियोसिस में जो सेल रहते हैं वो पूरे बॉडी बना देते हैं एक सेल से। मतलब ये जायकोड है वो पूरी बॉडी बना देगा, मतलब ब्रेन भी बना देगा, लीवर किडनी हर एक, अपना स्किन बोन हर एक चीज़ को बना देगा। मतलब मियोसिस सेल डिवीजन से जो सेल बनते हैं वो ऐसे एक स्पेशल टाइप के रहते हैं।
तो और ऐसे भी कुछ सेल होते हैं अपने बॉडी के अंदर जो कभी भी सेल डिवीजन नहीं करते, ऐसे भी कुछ सेल रहते हैं। जैसे कि जो अपना न्यूरॉन सेल होता है, जो अपना ब्रेन है ना, जो अपना ब्रेन है, जो जिससे ब्रेन बना है, न्यूरॉन सेल से बना अपना ब्रेन। तो जो न्यूरॉन सेल रहते हैं वो डिवाइड नहीं होते, मतलब वो जो न्यूरॉन सेल जब बने तब वो जीवन में ही रुक गए, मतलब इंटरफेस में गए नहीं, मतलब वो डबल हुए ही नहीं, सिंथेसाइज किए ही नहीं। जीवन जब मतलब गैप वन में ही रह गए, मतलब आराम में ही रह गए, रेस्ट में ही रह गए वो कुछ किए नहीं, वहीं पे रुक गए, उन लोग डिवाइड नहीं किए, मतलब उनका डिवाइडेशन ही नहीं होता, सेल डिवीजन उनका नहीं होता है, जो अपने न्यूरॉन सेल रहते हैं उनका। फिर अब हम लोग देखते हैं मियोसिस सेल डिवीजन को, अब डिटेल में हम लोग नीचे देखते हैं, नीचे वाली स्लाइड में। तो चलो देखते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। तो चलो अब हम अपना मियोसिस सेल डिवीजन को देखते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन कैसे होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, जो मियोसिस वर्ड है, मियो का मतलब होता है लेस, मतलब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर होता है अपने सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं, आधे मदर के रहते हैं, आधे फादर के रहते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम जो है वो फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम जो रहते हैं वो मदर से आते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम रहते हैं वो जब ये क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं, मतलब माइटोसिस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम नंबर वाला सेल है, तो डिवाइड होगा तो 46 बनाता है ना। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता, इसमें लेस मिलता है, मतलब 46 क्रोमोसोम नंबर वाला सेल है तो इससे हमें 23 वाले मिलेंगे, लेकिन इसमें हमें 2 नहीं मिलते, हमें 4 मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें 2 हम लोग को डिप्लॉयड हैप्लॉयड मिलते हैं, इसका नाम है 4 हैप्लॉयड मिलते हैं, लेकिन वो एक ही बार में 4 डिवाइड नहीं होते, वो पहले मियोसिस 1 से 2 मिलते डिवाइड होते, और वापस से मियोसिस 2 से जो 2 मिले उनका डिवीजन होता है और उससे हमें 4 मिलते हैं, ऐसे 4 मिलते हैं, डायरेक्ट 4 डिवाइड नहीं होते। तो पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। तो meiosis is completed through 2 stages. Those 2 stages are meiosis 1 and meiosis 2। मतलब जो मियोसिस 1, मतलब जो मियोसिस है वो 2 स्टेज में ख़त्म होता है, पहले मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मतलब मियोसिस 1 में 2 सेल्स मिलते हैं, 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, और वापस से मियोसिस 2 में उनका डिवीजन होता है, और फिर मियोसिस 2 में हम लोग को 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। फिर in meiosis 1, recombination crossing over occur between homologous chromosome, and thereafter those homologous chromosome not sister chromatid are divided into 2 groups and those 2 haploid cells are formed। मतलब कि ये मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड देयर आफ्टर, जो मतलब उसके बाद जब मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ये क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होगा, हम लोग देखेंगे अभी। और जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है उसके बाद होता है जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, वो होमोलोगस का मतलब हम लोग कह सकते हैं वो नॉट सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब होता है, देखो हमने देखा है क्रोमोसोम का ऐसा स्ट्रक्चर, और इतना ये दोनों को हम बोलेंगे सिस्टा क्रोमेटिड है, मतलब इतने पार्ट को हम लोग बोलेंगे और ये दोनों को बोलेंगे हम लोग कि ये दोनों सिस्टा क्रोमेटिड है, और जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम है, और ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम है। लेकिन इसकी जो शाखाएं निकली है, जो इसके ऐसे आर्म्स निकले हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये सिस्टा क्रोमेटिड से जब ये जुड़े रहते तब सिस्टा क्रोमेटिड। लेकिन ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो नॉट सिस्टा क्रोमेटिड रहते हैं, मतलब सिस्टा क्रोमेटिड नहीं रहते, वो नहीं वो सिस्टा क्रोमेटिड नहीं रहते। और फिर वो जो मतलब नॉट सिस्टर क्रोमेटिड जो होमोलोगस क्रोमोसोम रहते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 ग्रुप में, और उससे 2 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। और तो चलो वो देखते हैं, जो पहला है प्रोफेज 1 उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो जो पहला प्रोफेज 1 है उसके अंदर और 5 स्टेप्स आते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, उसके नाम मैं बताता हूँ आपको, आपको जनरल नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। तो देखो जो पहला स्टेप है वो है लेप्टोटीन, और दूसरा स्टेप है जाइगोटीन, और तीसरा स्टेप है पैचिटीन, चौथा स्टेप है डिप्लोटीन, और पांचवा जो स्टेप है वो है डायाकिनेसिस। ये 5 स्टेप होते हैं। जब आप लोग 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, तब आपको एकदम डिटेल में ये सब आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एकदम जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए ये सब चीज़ें जानना, क्योंकि आपको समझ आएगा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है ना, पता रहना चाहिए कि जादू से थोड़ा हो जाता है सब कुछ प्रोसेस रहते हैं उसके होने के। तो हम लोग देखते हैं। तो जो पहले हम लोग ये देखते हैं, सेल डिवीज़न होने के पहले हमें पता है, सेल डिवीज़न में हमने पढ़ा था कि कोई भी सेल डिवीज़न हो रहा हो, अभी मायोसिस हो रहा है
तो उसके पहले होगा इंटरफेस, हमने पढ़ा है इंटरफेस होगा। इंटरफेस में क्या होगा, जो सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, मतलब जो क्रोमोसोम रहते हैं वो डबल होते हैं। मतलब जैसे कि अभी 46 क्रोमोसोम है तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे होंगे, तो देखो मतलब समझ लो मैंने एकदम माइक्रोस्कोपिक, एकदम हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा एक क्रोमोसोम को। हाँ, तो जब वो इंटरफेस में जब वो डबल हो जाता है, और जब डबल हो जाता है वो क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, मतलब हमारा जो एक क्रोमोसोम है उसकी ठीक आगे, मतलब उसके ठीक एकदम बाजू में, एकदम साइड में एक और क्रोमोसोम आ जाता है, लेकिन यहाँ से वो अटैच रहते हैं। ये इसलिए हम लोग इसको एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, ऐसे दो क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो, और ऐसे ही 23, मतलब ऐसे ही 23 रहते हैं फादर के, और ऐसे ही 23 रहते हैं मदर के, मतलब ऐसे, और ऐसे ऐसे 23 मदर के और 23 फादर के, ऐसे ही शेप में, मतलब डबल हो गए। लेकिन इसको हम लोग गिनेंगे एक ही, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो डबल हो गया, मटेरियल डबल हो जाता है। फिर प्रोफेज 1 में क्या होता है, देखो मतलब ये इंटरफेस हो गया, गैप 1 मतलब गैप 2 करेगा वापस, अब प्रोफेज 1 में जाएगा। और प्रोफेज 1 में जो पहला फेज है, स्टेप है, वो है लेप्टोटीन। तो देखो लेप्टोटीन में क्या होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो अपना सेंट्रियोल है वो है, और यहाँ पे क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम जो रहेंगे वो, लेप्टो का मतलब होता है, देखो लेप्टो का मतलब होता है थीन, और टीन का मतलब होता है थ्रेड। तो क्या होता है, देखो लेप्टो का मतलब थीन, और टीन का मतलब थ्रेड। जो क्रोमोसोम रहेंगे, मतलब वो जो रहेंगे क्रोमोसोम, वो एकदम थ्रेड के जैसे पतले रहेंगे, लेकिन जो क्रोमोसोम जो है वो एकदम थ्रेड के जैसे पतले रहेंगे। और जो देखो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर भी दिखा होगा, आपको टेक्स्ट बुक में होगा, अच्छे से दिख रहा होगा आपको टेक्स्ट बुक में आपको। तो देखो जो क्रोमोसोम जो है उनके ठीक बाजू में एक और ऐसे क्रोमोसोम ऐसे पूरा ऐसे शेप में, ऐसे पूरा ऐसे एक एक सबके बाजू में एक एक क्रोमोसोम आ गया होगा, ऐसा आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा, ऐसे शेप में आपको दिखता होगा, ऐसे ऐसे दिखता होगा। ठीक बाजू बाजू में एक और क्रोमोसोम आ गया, उसका डुप्लीकेट है, लेकिन वो नीचे से जॉइंट है, ये नहीं अलग अलग नहीं है नीचे से, लेकिन वो जॉइंट है। ऐसे क्रोमोसोम आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहे होंगे। जो पहला फेज है लेप्टोटीन में, और इस मतलब लेप्टोटीन में कुछ नहीं होता, मतलब सब कुछ है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम जो है थीन थ्रेड लाइक है, और सेंट्रियोल भी है, सब कुछ रहता है इसके अंदर। यहीं पे लेप्टोटीन खत्म हो जाता है। और फिर आता है जाइगोटीन, जो अपना सेकेंड स्टेप है, वो जाइगोटीन अब स्टार्ट होता है। जाइगोटीन का अब स्टार्ट करते हैं। तो जाइगोटीन का मतलब क्या होता है, जाइगो का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब क्या, मतलब दो सेट होते हैं। मतलब देखो आप मदर समझ लो, हमारे फादर का जो 23 क्रोमोसोम है उसमें से हमने एक क्रोमोसोम को लिया, और जो फादर का मतलब फादर का क्रोमोसोम है उसमें से हमने एक एक क्रोमोसोम लिया, और दोनों के जो क्रोमोसोम रहेंगे उन दोनों को जब जोड़ेंगे, मतलब दोनों मिलकर एक पेयर बनाएंगे। और हमारे सेल के अंदर 23 पेयर रहते हैं क्रोमोसोम के, और 46 क्रोमोसोम रहते हैं। मतलब पेयर का मतलब क्या, दो क्रोमोसोम रहेंगे जो अटैच रहेंगे, थोड़ा एक साथ रहेंगे क्रोमोसोम। आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा, ये देखो दो क्रोमोसोम है, ब्लू कलर का फादर का और पिंक कलर का जो है वो मदर का। अच्छे से दिख रहा होगा, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक में देख लो। और यहीं पे मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे इतना ही होता है कि मतलब पेयर बन जाता है, और वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब कंडेंस होने के बाद पेयर बनाते हैं। पहले मतलब कंडेंस मतलब क्या, कि धागा पतले से धागे थे और वो पूरे से रीलिंग हो गए, एकदम छोटे से बन गए, और क्रोमोसोम का शेप लेकर और वो पेयर बना दिए। मतलब दो जो क्रोमोसोम है, मदर का क्रोमोसोम और फादर का क्रोमोसोम एक साथ आ गया और थोड़ा नीचे से अटैच हो गया, उसको बोलते हैं पेयर। और पेयर बन गया, या इतना ही, मतलब जाइगोटीन में यही तक होता है, इतना ही होता है, पेयर बन गया बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है जाइगोटीन। यहाँ पे अपना सेकंड स्टेप भी ख़त्म हो जाता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप का नाम है पैचीटीन। पैचीटीन का मतलब क्या, पैची का मतलब होता है थिक, और तीन का मतलब तो थ्रेड, और थिक का मतलब क्या, मोटा। तो मतलब पैचीटीन में क्या होता है, पैचीटीन में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर लिखा है वो पैचीटीन में ही होता है। मतलब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या, थोड़ा डीएनए एक्सचेंज होता है, जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए रहता है वो एक्सचेंज होता है। तो वो दिखाता है आपको कैसे, देखो ये जो अपना थर्ड स्टेप है पैचीटीन, उसमें क्या होता है, देखो जो क्रोमोसोम है अपना, समझ लो फादर क्रोमोसोम है, और इसी के ऊपर, इसके ऊपर अपना मदर का भी क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब एक के ऊपर एक क्रोमोसोम आ जाता है, इसलिए ठीक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और क्या होता है यहाँ पे जो, मतलब यहाँ नीचे जो रहते हैं यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, मतलब यहाँ का जो कुछ पार्ट रहता है, मतलब अपना जो क्रोमोसोम का नीचे का जो कुछ पार्ट रहता है वो एक्सचेंज हो जाता है। मतलब मदर का जो डीएनए है वो मतलब फादर में चला जाता है, और फादर का जो डीएनए वो मदर में चला जाता है, इधर ही क्रॉसिंग हो जाता है, इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ओवरलैप हो जाता है, एक्सचेंज कर देते हैं लोग डीएनए। इसी में पैचिटिन में ही मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है।
और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये भी पैचिटीन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर जो अपना फोर्थ स्टेज है, और वैसे पैचिटीन तक भी अभी कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे अभी क्रोमोसोम का ही सेट चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, अपना जो फोर्थ स्टेप रहता है वो है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, देखो डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सेल का जो मतलब पेयर बन चुका है और ये जो क्रॉसिंग ओवर भी हो गया है, अभी क्या होता है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, जो सेल का जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। अभी स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और जो न्यूक्लियस भी रहता है वो भी डिसअपेयर होना स्टार्ट रहता है। और जो अपना जो सेंट्रियोल था वो अपोजिट पोल में चला जाता है, मतलब दोनों जो मतलब जो दोनों सेंट्रियोल थे वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं। ये मतलब डिप्लोटीन में ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन डिसअपेयर होता है, न्यूक्लियस भी डिसअपेयर होना स्टार्ट होता है, और सेंट्रियोल जो रहते हैं वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं। यहाँ पे डिप्लोटीन भी ख़त्म हो जाता है। फिर आता है डायाकिनेसिस, अपना लास्ट स्टेज प्रोफेज 1 का। और ये इसलिए भी इसको सबसे लंबा प्रोफेज 1 को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फेज आते हैं। सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो सबसे लंबा फेज प्रोफेज 1 को ही बोला जाता है। तो हम लोग अपना पांचवा जो स्टेप है उसको देख लेते हैं। तो पांचवा जो स्टेप है वो है डायाकिनेसिस। और डायाकिनेसिस में क्या होता है, देखो डायाकिनेसिस में होता है कि जो अपना सेल है उसका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था वो डिसअपेयर हो चुका है। आपके फिगर में दिख रहा होगा आपको कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो चुका है, और न्यूक्लियस भी। और जो क्रोमोसोम थे, जो पेयर बनाए थे उन लोग और जो मतलब क्रोमोसोम का जो पेयर बना था, जैसे दो सेट बना था, पेयर बना था, और उन लोग रिकॉम्बिनेशन कर चुके हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं। और जो यहाँ पे मतलब सेंट्रियोल रहता है वो क्या करता है, वो स्पेंडल फाइबर अटैच कर देता है इनके काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर मतलब क्या, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो काइनेटोकोर मतलब क्या, क्रोमोसोम के जो साइड में काइनेटोकोर रहता है और वो उसी से अटैच, स्पेंडल फाइबर काइनेटोकोर से ही अटैच करके क्रोमोसोम को खींचने का काम करता है। तो क्या, जो ये स्पेंडल फाइबर फेंकता है काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। और मतलब दो दो क्रोमोसोम है ना, मतलब एक क्रोमोसोम नहीं है, ऐसे ऐसे दो पेयर है क्रोमोसोम के, इसी के ऊपर एक और क्रोमोसोम का ऐसे पेयर बना हुआ है, मतलब दो क्रोमोसोम है। और मतलब यहीं पे प्रोफेज 1 भी ख़त्म हो जाता है कि जो स्पेंडल फाइबर है वो अटैच हो जाता है काइनेटोकोर से, और मतलब जो पेयर बना हुआ है उससे अटैच हो जाता है। और यहाँ पे डायाकिनेसिस भी ख़त्म हो जाता है और प्रोफेज 1 यहाँ पे ख़त्म। और आपको पता चल गया कि प्रोफेज 1 कैसे पूरा डिटेल में आपको बताया। अब देखते हैं हम लोग मेटाफेज 1। फिर मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो देखो मेटाफेज 1 में होता है क्या कि अभी देखो यहाँ पे सेंट्रियोल था, उसने स्पेंडल फाइबर फेंका था, रस्सी फेंकी थी, और जो क्रोमोसोम रहते वो खींच ताच करके एकदम मिडल में आ जाते हैं, मतलब एकदम बीच में आ जाते हैं। सारे जो पेयर रहते हैं क्रोमोसोम के, पेयर रहता है जो क्रोमोसोम का, वो एकदम मिडल में आ जाते हैं, एकदम मिड लाइन में, एकदम बीच, और एक के ऊपर वो एक ही रहते हैं, ऐसे एकदम मिडल में आ जाता है। और स्पेंडल फाइबर हर एक के साथ अटैच रहता है, मतलब खींच ताच के वजह से वो एकदम बीच में आ जाते हैं, मिडल में अभी भी। लेकिन मतलब अपना जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है अभी कुछ नहीं आया है, अभी सब डिसअपेयर घुल गए सेल के अंदर ही वो। और अभी जो अभी मतलब मेटाफेज ख़त्म होता है यहाँ पे, मेटाफेज भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मेटाफेज में क्या, मिडल में आ जाता है। मेटा का मतलब ही होता है मिडल, मतलब जो क्रोमोसोम है वो मिडल में आ जाते हैं, और ये होमोगलस क्रोमोसोम है। फिर यहाँ पे अब स्टार्ट होता है एनाफेज। एनाफेज 1 स्टार्ट होता है। अब एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में जो मतलब अपना सेल था, अपना जो सेल मतलब अपना सेल था, जो क्रोमोसोम रहते हैं वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं, मतलब लेकिन क्रोमोसोम ऐसे आधे आधे नहीं जाते, सेट जाते, क्योंकि दो क्रोमोसोम थे ना। आप देखो ऐसे ऐसे क्रोमोसोम थे, अब डिवाइड जब होंगे तो इस तरह ऐसे ऐसे खिंचाया जाएगा, तो एक क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा और एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। इसलिए हमारा जो मतलब अपोजिट पोल में ऐसे शेप में क्रोमोसोम जाएंगे, ऐसे आधे में नहीं जाएंगे, पूरे शेप में जाएंगे क्रोमोसोम। पहले एक के ऊपर एक थे ना, लेकिन अब जब मतलब स्पेंडल फाइबर ने खींच लिया, एनाफेज में स्पेंडल फाइबर खींच लेता अपोजिट पोल में, मतलब उनको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सेंट्रियोल, और यहाँ पे सेंट्रियोल है, और यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर था, यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर, ऐसे क्रोमोसोम का पेयर था ना। फिर ये जो स्पेंडल फाइबर फेंके थे और ये काइनेटोकोर से अटैच था, तो ये क्रोमोसोम को खींचने लगा, क्रोमोसोम एनाफेज में पूरी तरह से खींच लेता है, और जो मतलब ऊपर की तरफ खींचने लगता है, अपोजिट पोल में जाने लगते हैं। और ये जो
क्रोमोसोम रहते हैं वो अटैच अलग हो जाते हैं, मतलब जो पेयर था उनका वो टूट जाता है, पेयर अलग अलग हो जाता है, वो अलग अलग क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब ऐसे हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक क्रोमोसोम नीचे चला गया, लेकिन इन लोगों का रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, मतलब यहाँ पे थोड़ा मतलब कलर अलग हो चुका है। यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, ये देखो कि ब्लू में रेड का भी पार्ट दिख रहा है और रेड में ब्लू का भी पार्ट दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, टेक्स्ट बुक में अच्छे से आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे मतलब एनाफेज में मतलब बैकवर्ड की तरफ जाने लगते हैं, मतलब पीछे की तरफ चले जाते हैं। एना का मतलब ही होता है बैक, मतलब पीछे की तरफ खींचने लगते हैं, जो स्पेंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम पीछे की तरफ आने लगते हैं अपोजिट पोल में। फिर एनाफेज भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है अभी भी, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस नहीं आया है। और फिर होता है टेलोफेज। वैसे तो ये जो फिगर दिया है ये टेलोफेज का नहीं, ये साइटोकिनेसिस 1 का है, क्योंकि साइटोकिनेसिस 1 में ही ना साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अभी टेलोफेज 1 में साइटोकिनेसिस डिवीजन नहीं होता है, अभी खाली न्यूक्लियस डिवीजन चल रहा है, 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे अभी। तो टेलोफेज में क्या होता है, देखो टेलोफेज में सेल है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम मतलब ऐसे एक्स में क्रोमोसोम जो थे वो ऊपर की तरफ चले गए, अपोजिट पोल में चले गए, और यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आ चुका है, मतलब अपोजिट पोल में जैसे हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आ जाएगा, और यहाँ पे सेंट्रल भी रहेंगे, यहाँ पे सेंट्रल रहेंगे, और यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आ जाएगा, अंदर न्यूक्लियस भी आ जाएगा, और जो स्पेंडल फाइबर रहेगा वो गायब हो जाएगा। मतलब माइटोसिस की तरह ही, जैसे टेलोफेज माइटोसिस में कैसे हुआ कि ये जैसे क्रोमोसोम अपोजिट पोल में गए और जो क्रोमोसोम थे मतलब वो उसके ऊपर ही वो सेल मेम्ब्रेन आ गया और न्यूक्लियस भी आ गया और स्पेंडल फाइबर गायब हो गए, वैसे ही पूरा टेलोफेज वैसा ही हो। और यहाँ पे फिर का मतलब साइटोकिनेसिस 1 जो फिर होता है, फिर साइटोकिनेसिस 1 की वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ने लगता है, जो साइटोप्लाज्म है इसका वहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पे एक नोच बन जाता है, और फिर जो ये साइटोप्लाज्म है मतलब साइटोप्लाज्म वो डिवीजन हो जाता है, मतलब दो सेल्स बन जाते हैं, और फिर यहाँ पे हमें 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। अब कैसे हैप्लॉइड सेल्स, तो देखो ऐसे एक्स टाइप में ऐसे क्रोमोसोम हमारे मतलब इधर 23 आए हैं और इधर 23 आए हैं, कैसे, तो देखो पेयर कितना था, 23 पेयर था, और जब पेयर का ऐसे 2 पेयर था तो 23 मतलब 23 पेयर था, और जब आधा इधर गया 23 आधा इधर गया 23, तो 23 इधर है और 23 इधर है, मतलब हैप्लॉइड सेल्स दोनों बन गए ना, मतलब 23 क्रोमोसोम ऊपर गए 23 क्रोमोसोम नीचे चले गए, इसलिए दोनों के दोनों हैप्लॉइड बन गए। तो बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कैसे हैप्लॉइड बन गए हैं, क्योंकि ये भी क्रोमोसोम डबल होता है ना। और देखो हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि चाहे आधा क्रोमोसोम, देखो इतना एक नया सेल जो रहता है उसके पास इतना क्रोमोसोम रहता है, मतलब इतने क्रोमोसोम को हम लोग एक बोलते हैं, इतने क्रोमोसोम को भी हम लोग एक ही बोलेंगे, ये एक क्रोमोसोम हम लोग बोलेंगे। लेकिन अगर समझ लो ऐसे, आपको ये क्रोमोसोम का शेप तो पता है ऐसे एक्स में रहता है, तो ये जो क्रोमोसोम है इसको भी हम लोग एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये अटैच है, यहाँ पे अटैच है, जब ये अलग होगा तब हम लोग बोलेंगे ये 2 क्रोमोसोम है, लेकिन ये अटैच नहीं है, मतलब अटैच है इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक ही क्रोमोसोम है। और ऐसे शेप के इस सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है, मतलब ये अलग अलग हो जाएगा तब हो जाएगा 46, लेकिन अलग अलग नहीं हो सकता, सेल डिवीजन के मदद से अलग अलग होंगे, ऐसे नहीं अपने आप से नहीं होंगे हम लोग। तो मतलब अभी इसके अंदर हैप्लॉइड सेल है, मतलब ऐसे शेप में 23 क्रोमोसोम है, इसलिए 2 हैप्लॉइड्स बनते हैं, समझ गया आपको, पूरा समझ आ गया। फिर यहाँ पे मियोसिस जो 1 है ख़त्म होता है, मतलब मियोसिस 1 में क्या कि 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, और ये याद रखना कि जो, और ये मतलब मियोसिस 2 में क्या होता है, फिर ये जो एक्स शेप में जो क्रोमोसोम अब उनका भी डिवीजन वापस होगा, वापस उनका डिवीजन हो गया, फिर एक सेल के अंदर ऐसे शेप में सेल आ जाएगा और ऐसे शेप में मतलब आधे आधे फिर हो जाएंगे, और इसको भी हम लोग 1 ही गिनेंगे और इसको भी हम लोग 1 ही गिनेंगे ना, मतलब अभी वापस इसका इसलिए डिवीजन होता है क्योंकि अब एक्स शेप का क्रोमोसोम का भी वापस से डिवीजन हो जाएगा, समझ गए। तो अब देखते हैं मियोसिस 2, अब देखते हैं हम लोग मियोसिस 2। तो चलो अब हम अपना मियोसिस 2 को देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हमने जो यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन उसको समझते हैं। पॉइंट यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं मियोसिस 2 के बारे में। मियोसिस 2 इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस, मतलब जो मियोसिस 2 है वो एकदम माइटोसिस की तरह ही है, मतलब जैसे माइटोसिस होता है वैसे मियोसिस होता है, मतलब इसमें जैसा मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, जितना क्रोमोसोम नंबर है, अब हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है तो उससे जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड ही रहेंगे, इसमें कुछ मतलब रिडक्शनल ये रिडक्शन इसमें रिड्यूस नहीं होता क्रोमोसोम नंबर, जो ये मियोसिस 2 है।
In this stage, the two haploid daughter cell are formed in meiosis 1, undergo division by separation of recombinant sister chromatid, and 4 haploid daughter cells are formed. और क्या होता है, देखो अभी हमने मियोसिस 1 को पढ़ा कि मियोसिस 1 से हमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, लेकिन 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते हैं। हैप्लॉइड मतलब क्या, 23 क्रोमोसोम नंबर सेल वाले। लेकिन हमारे जो मतलब वो जो सेल मियोसिस 1 में जो सेल बने उसके अंदर ऐसे शेप में क्रोमोसोम नहीं है, उसमें एक्स शेप में ऐसे शेप में क्रोमोसोम है, ये याद रखो। और इसको भी हम 1 ही क्रोमोसोम बोलेंगे। और ऐसे शेप में 23 क्रोमोसोम है मियोसिस 1 से जो डॉटर सेल्स बने उसमें, समझे। और इसलिए हम लोग इसको हैप्लॉइड बोल रहे हैं, समझिए। और अभी जो डिवीजन होगा उससे हमें और चार मतलब सेल्स मिलेंगे। और जब इनका सेपरेशन होगा, जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इससे और मतलब इससे 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे जिनमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन और उनके अंदर ऐसे शेप में क्रोमोसोम रहेंगे, मतलब आधे ही क्रोमोसोम इसको भी, लेकिन हम लोग एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। और ऐसे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे ड्यूरिंग, जब मियोसिस 2 हो जाएगा तब मतलब 4 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे, लेकिन वो हैप्लॉइड रहेंगे। और ये कब होगा, तो मियोसिस 2 से होगा। तो अब हम आगे देखते, आगे वाला क्या है, प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑक्योर बाय मायोसिस। मियोसिस मतलब, तो देखो जो स्पोर मतलब जो गैमेट्स बनते हैं अपने बॉडी में, जो गैमेट बनते हैं स्पर्म और ओवम, वो इसी के वजह से बनते हैं। और स्पोर जो है, स्पोर वो भी मतलब मियोसिस की मदद से ही बनते हैं। जो मियोसिस जो है वो गैमेट मतलब जर्म सेल बनाने का काम करता है। मियोसिस जर्म सेल को डिवाइड करने का काम करता है, जो मियोसिस सेल डिवीजन है। In this type of cell division, 4 haploid daughter cells are formed from one diploid cell। और जो मतलब ये टाइप का जो सेल डिवीजन, जो मायोसिस सेल डिवीजन है, उससे हमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते हैं जो एक डिप्लॉइड सेल से बने रहते हैं। मतलब 2n सेल से हमें 4n सेल वाले मतलब डिप्लॉइड सेल से हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स एक सेल से ही मिल जाते हैं हमें इस मतलब मियोसिस सेल डिवीजन में। और आप लोग ये याद रखो, अगर n लिखा है मतलब ये हैप्लॉइड बता रहा है कि हैप्लॉइड सेल है, मतलब 23 क्रोमोसोम नंबर है उसके अंदर। और अगर डिप्लॉइड लिखा है मतलब 2n लिखा है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर है। ये याद रखना आप लोग, हो सकता है आपको पेपर में आए, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखो। फिर अब अभी हम लोग मियोसिस 2 को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे है डायग्राम, पहले हम लोग ये लास्ट देख लेते हैं पॉइंट को। ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन, crossing over occur between the homologous chromosome and thereby genetic recombination occur. Due to this, all the 4 daughter cells are genetically different from parent cell and from each other too। मतलब ये जो मियोसिस से मतलब जो मियोसिस 1 से जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मतलब जो सेल्स बनते हैं होमोगुलस क्रोमोसोम होते हैं ना इसके अंदर, मतलब ऐसे इस क्रोमोसोम और इसको हम लोग बोलेंगे ये होमोगुलस क्रोमोसोम है। ये होमोगुलस क्रोमोसोम हम लोग इन लोग को बोलेंगे मतलब नॉट सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या होता है, देखो सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब होता है ये क्रोमोसोम है और इसकी शाखाएं निकली है, मतलब इसका ये डुप्लीकेट है। इसका हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये एक क्रोमोसोम का ये दूसरा क्रोमोसोम डुप्लीकेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड है, समझे। क्रोमेटिड का मतलब इसको हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं और ये सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, ये याद रखो। और ये दोनों दो अलग अलग क्रोमोसोम को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये जो इनका जब मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो जेनेटिक मतलब डीएनए जो है वो एक्सचेंज होता है। अभी हमने देखा मियोसिस 1 में कि जो प्रोफेज 1 में जो मतलब एक के ऊपर एक आके फिर उन लोग एक दूसरे का जेनेटिक जो डीएनए वो एक्सचेंज कर दे रहे थे। उसके बाद वो सेपरेट हो गए, फिर टेलोफेज से हमें मतलब आगे जो प्रोसेस हुआ मियोसिस 1 अभी हमने देखा। और ये जो 4 डॉटर सेल्स जो बनते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग सब रहते हैं। माइटोसिस में एक जैसे रहते हैं ना, मदर के जैसे सिमिलर रहते हैं, लेकिन इसमें सिमिलर नहीं रहते, चारों के चारों अलग अलग, एक दूसरे से अलग और मदर सेल से भी अलग, मतलब एकदम डिफरेंट। एक नया आ जाता है, एक नया तरीके का, मतलब उसके ना एक अलग ही तरीके का जेनेटिक से अलग रहता है, थोड़ा अलग रहता है वो, हम ऐसा कह सकते हैं। और वो एक दूसरे से अलग रहता है, अपने मदर सेल से भी अलग, और अब जो नए 4 और 3 बने और 4 जो बने सब के सब अलग अलग रहते हैं इसमें जो सेल्स बनते हैं।
लेकिन बस जो क्रोमोसोम नंबर है वो एक रहता है, सबके सब हैप्लॉइड रहते हैं, 23 क्रोमोसोम सब में रहता है। अब चलो चार्ट को देख लेते हैं। जो यहाँ पे चार्ट है मियोसिस का, तो जो पहला है मियोसिस, जो मियोसिस 2 है उसका जो पहला स्टेप है वो है प्रोफेज 2। वैसे तो ये इतना स्टेप जो है वो कार्योकाइनेसिस 2 का है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। तो पहला जो स्टेप है वो प्रोफेज 2 है, और इसमें 2 सेल्स मिले हैं। अभी जो मियोसिस 1 से हमें 2 स्टेप मिले हैं, मतलब 2 सेल्स मिले हैं, और दोनों के दोनों हैप्लॉइड है, 23 क्रोमोसोम है दोनों में। और क्या होगा फिर, ये जो क्रोमोसोम रहेंगे प्रोफेज 1 में, मतलब प्रोफेज 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 में जो मतलब जो सेंट्रियोल रहता है, मतलब सेल के अंदर जो सेंट्रियोल रहता है वो पहले डुप्लीकेट होगा और अपोजिट पोल में जाने लगेगा, मतलब अपोजिट पोल में चला जाएगा। और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है वो एकदम डिसअपेयर होने लगेगा, और जो न्यूक्लियस भी रहेगा वो भी डिसअपेयर होने लगेगा। और मतलब ये जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था ना, माइटोसिस की तरह ही पूरा है। जैसे माइटोसिस में प्रोफेज में क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल रहता है डुप्लीकेट होकर उधर चला जाता है, फिर सेल मेम्ब्रेन गायब होने लगता है और न्यूक्लियस भी गायब होने लगता है, ये सब हमने देखा था। फिर यह भी प्रोफेज भी खत्म हो जाता है, फिर मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम रहते हैं वो जो मतलब सेंट्रियोल रहता है वो स्पेंडल फाइबर फेंकता है हर एक क्रोमोसोम के पास, और उसके काइनेटोकोर से वो अटैच हो जाता है। और जो क्रोमोसोम रहते हैं वो एकदम मिडल में आ जाते हैं, मतलब एकदम बीच में आ जाते हैं, सेल के एकदम बीच में। और खींचातानी की वजह से, मतलब जो स्पेंडल फाइबर के मदद से जो सेंट्रियोल रहते हैं वो खींचने लगते हैं क्रोमोसोम को ऊपर नीचे जैसे करते करते एकदम बीच में लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे मेटाफेज भी खत्म हो जाता है, और मेटाफेज में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था और न्यूक्लियस था वो एकदम गायब हो जाता है, पूरा घुल जाता है सेल के अंदर ही। और फिर एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में, और ये 2 सेल है, दोनों एक ही जैसा हो रहा है, मतलब इसके अंदर भी वही चीज़ें हो रही है और इसके अंदर भी वही चीज़ें हो रही है, खाली एक सेल का नहीं हो रहा है, दोनों का हो रहा है। और फिर एनाफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में भी वैसे ही होता है जैसे माइटोसिस में था, कि जो स्पेंडल फाइबर की मदद से ये जो क्रोमोसोम को अलग अलग कर देते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, और ये अपोजिट पोल में जाने लगते हैं। मतलब ये जो क्रोमोसोम है इधर नीचे की तरफ चला जाता है, और ये जो क्रोमोसोम है ऊपर की तरफ चले जाता है, अपोजिट पोल में चले जाते हैं स्पेंडल फाइबर की मदद से। जो सेंट्रियोल खींचता है, मतलब उनको खींचने लगता है ना क्रोमोसोम को, और जो मतलब सेंट्रोमियर था वो स्लिप्ट हो जाता है, फिर मतलब टूट जाता है और अलग अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, अब ये हम लोग मतलब अब हम लोग इनको क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम है। मतलब ये दोनों अब एक एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, समझे। फिर एनाफेज 2 में मतलब ऐसा दो, और दोनों के दोनों हो रहे हैं, यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे 2 सेल है, और दोनों का दोनों में वैसा ही हो रहा है कि मतलब 2 सेंट्रियोल खींच रहे क्रोमोसोम को अपोजिट पोल में। फिर एनाफेज 2 भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर, और रुको इसको इरेज कर देता हूँ। और फिर क्या होता है, फिर टेलोफेज 2 आता है। टेलोफेज 2 में क्या होता है, वही जैसे उसमें माइटोसिस में होता है, क्या होता है कि जो क्रोमोसोम रहते हैं वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं, मतलब सेल के अपोजिट पोल में, इधर एक सेल और इधर सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ बन जाता है, एक एक सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। और इधर कितने सेट रहे, देखो क्रोमोसोम ऐसा था तो आधा इधर गए, आधे क्रोमोसोम इधर गए, मतलब 23 क्रोमोसोम थे ना, एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम थे, तो आधे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ गए, आधे क्रोमोसोम नीचे की तरफ गए। तो मतलब एक सेल के अंदर इधर 23 क्रोमोसोम है और इधर 23 क्रोमोसोम है, और ऐसे 2 सेल है हमारे पास, मतलब इधर भी एक सेल है ऐसे। तो इधर 23 क्रोमोसोम है और इधर 23 क्रोमोसोम है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आ जाता है टेलोफेज में, और न्यूक्लियोलस भी आ जाता है, और इधर भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी आ जाता है। और फिर क्या होता है, स्पेंडल फाइबर ख़त्म हो जाता है, और इधर सेंट्रियोल रहता है, इधर सेंट्रियोल रहता है। और फिर यहाँ पे जो क्रोमोसोम रहता है वो डिकंडेंस हो जाता है, और क्रोमोसोम इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है। और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, टेलोफेज 1 भी ख़त्म, टेलोफेज 2 भी ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस 2, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन वैसे ही कि मतलब इधर साइटोप्लाज्म पे प्रेशर पड़ेगा और फिर नोच बनेगा, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं, मतलब 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी सेल्स बन रहे हैं। तो ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। इसमें भी 23 क्रोमोसोम नंबर है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23, इसमें भी 23, मतलब चारों के चारों हैप्लॉइड सेल्स है। और ये चारों के चारों जो सेल्स है ये चारों अलग अलग, मतलब डिफरेंट है एक दूसरे से, मतलब इसके अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ इसके जैसे नहीं है, इसके अंदर भी इसके जैसी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। बस एक ही सिमिलैरिटी है कि इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो एक जैसा है, कि इसके अंदर भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी हैप्लॉइड है, इसके अंदर भी हैप्लॉइड है, और इसके अंदर भी हैप्लॉइड है। और ये अपने मदर सेल्स की तरह भी नहीं है। और यही
और ये जर्म सेल्स में होता है, ये सब याद रखो। तो यहाँ पे अपना मियोसिस टू भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको एक दो पॉइंट अगर समझ नहीं आया हो तो ज़रूर वीडियो को एक दो बार और देखो, एकदम डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे का वीडियो भी आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले, तो उस वीडियो को भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, उसमें मैं लेटेस्ट न्यूज़ देता रहता हूँ। और फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर दो और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को एकदम डिटेल में समझ जाए। और जो मायोसिस है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि अगर डिप्लॉयड सेल है तो उससे हैप्लॉयड कैसे बन रहा है। मतलब पहले ही उसमें जेनेटिक मटेरियल 92 हो चुका है, तो जब उसका बंटवारा होगा तो दोनों में 46 आना चाहिए, लेकिन इसमें कैसे मतलब हैप्लॉयड बन रहा है, 23 कैसे बन रहा है, हमें ये समझ नहीं आता है। तो आज मैंने आपको उसको एकदम डिटेल में समझा दिया है। और जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो पूरा मैंने बाहर की चीज़ें भी बता दी कि आपको पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा। जो मैंने प्रोफेज 1 के 5 चीज़ें बताए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकिनेसिस, सारी चीज़ों को मैंने बताया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो अच्छे से समझ आए तो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना।